हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मैं हूं प्रियंका। इस चैनल का जो उद्देश्य है ये केवल आपको शब्दों के मीनिंग बताना नहीं है। मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि आप किसी भी वर्ड को उसकी पूरी जानकारी के साथ समझें, सीखें। ठीक है, तो इसलिए मेरा विश्वास है कि किसी व्यक्ति की अगर जितनी अच्छी वोकैबुलरी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन उतने ही प्रभावशाली होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। चाहे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात अगर करें, या रोजमर्रा मतलब डेली यूज की जो बातचीत हो, वो एक मजबूत अगर आपकी वोकैबुलरी का कलेक्शन है तो आपकी कॉन्फिडेंस, ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा जब आप किसी से बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस जो हैं हर दिन अगर आप देखते हैं, उसका एक पार्ट बनते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं इस जर्नी का, तो आप मेरी मानिए, आपकी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास शब्दों की कमी है। अगर आप किसी से कुछ बोलना, बात करना, चाहे वो लिखने के पक्ष में हो, चाहे वो बोलने के पक्ष में हो, चाहे वो किसी की बात को समझाने के पक्ष में हो, किसी भी तरीके से आपको कभी भी वोकैबुलरी की कमी, शब्दों की, वर्ड्स की कमी फील नहीं होगी एक टाइम के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है, हमारा पहला वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, देखिए रिलक्टेंट वर्ड खुद में एडजेक्टिव है, एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, विशेषण जिसको आप बोलते हो। अगर हम यहीं पर रिलक्टेंस यूज करते हैं तो वो नाउन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है अनिच्छा या हिचकिचाहट। रिलक्टेंट एज एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो हो जाता है अनिच्छुक या हिचकिचाने वाला। और यहीं पर अगर हम एज एडवर्ब यूज करते हैं रिलक्टेंटली, तो उसका अर्थ हो जाता है अनिच्छा से। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि एक वर्ड को सीखते हुए आप 3-4 वर्ड सीख सकते हैं जो आपको थोड़ा अलग दिखता हो, लगता हो, लेकिन मतलब उसका एक ही होता है, बस कॉन्टेक्स्ट। और जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वहां पर उसके यूज किस तरह से करने हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं अगर वर्ड का, तो वो आप अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, तो रिलक्टेंट अनिच्छुक या हिचकिचाने वाला, नॉट विलिंग और ईगर टू डू समथिंग। जैसे मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है, मन न होने के कारण जो उसे हिचकिचाहट फील होती है, तो वहां पर हम रिलक्टेंट यूज करते हैं। अनविलिंग बोलते हैं, हेजिटेंट बोलते हैं, रेजिस्टेंट बोलते हैं, ये सारे सिनोनिम हो गए। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है, ही वॉज रिलक्टेंट सो ही डिड नॉट आंसर इमीडिएटली। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह थोड़ा हिचकिचाहट से भरा था, इसलिए उसने हिचकिचाहट थी उसमें, इसलिए उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसने इमीडिएटली आंसर नहीं की। हमारा अगला ये फ्रेजल वर्ब है, अकाउंट फॉर समथिंग। अकाउंट फॉर समथिंग फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है किसी चीज का कारण होना, या कभी कभी आप बोल सकते हो किसी बात की व्याख्या करना। ठीक है, अकाउंट फॉर समथिंग, टू बी रीजन फॉर समथिंग और टू एक्सप्लेन इट। कॉन्टेक्स्ट पे अगेन डिपेंड करेगा। तो जब कोई चीज, किसी घटना या किसी सिचुएशन, किसी स्थिति या किसी तरह का परिणाम का कारण, जो कॉज होता है, तो या जब हम किसी बात की एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वहां पर हम अकाउंट फॉर का प्रयोग करते हैं। अच्छे से आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें बोलना है कि भारी बारिश जो है देरी होने की कारण थी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेवी रेन अकाउंटेड फॉर द डिले। अकाउंटेड, देखो यहाँ पे अकाउंट फॉर समथिंग पूरा टर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पर अकाउंट फॉर समथिंग, समथिंग ब्रैकेट में है, जैसे कि अकाउंट फॉर किसी चीज का कारण, किसी चीज का कॉज। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि हैवी रेन अकाउंटेड फॉर द डिले, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो कारण था देरी होने का, वो क्या था? हैवी रेन, भारी बारिश कारण थी। फाइन, जैसे उसकी गलती कारण बनी उसके लॉस की, तो हिज मिस्टेक अकाउंटेड फॉर द लॉस। फाइन, अकाउंटेड फॉर समथिंग, फॉर लॉस नहीं बोलेंगे, फॉर द लॉस। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? हिज मिस्टेक अकाउंटेड फॉर द लॉस। आई होप आपको समझ में आया हो। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है ये एड अप। एड अप करना मतलब जोड़कर कुल बनाना, सम करना, सम अप करना, आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, सही या तर्क संगत लगना। जब कोई बात, जैसे देखो एडअप का आप कब कब यूज कर सकते हो? एडअप का प्रयोग तब होता है जब बहुत सारी चीजें हों या संख्याएं हों, नंबर्स हो, जब मिलकर टोटल बनाती है, या जब कोई तर्क संगत, लॉजिकल या सही, रीजनेबल प्रतीत होता है, तो वहां पर भी हम एडअप यूज करते हैं। अब इससे मिलते जुलते जो आप इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जैसे कि टोटल हो गया, एडअप, सम अप हो गया। ठीक है, मेक सेंस, ये भी मेक सेंस करना, कॉन्टेक्स्ट है ये। बी लॉजिकल, तो ये भी, तो दोनों तरीके से आप एडअप वर्ड का यूज कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हो। माफ कीजिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हमें बोलना हो कि
सभी अंक जो है मिलकर 100 बनाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? द नंबर्स एड अप टू 100। अगर यही हमें दूसरा कॉन्टेक्स्ट पे, दूसरे मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देते हुए सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि उसका जो बयान है वो लॉजिकल नहीं लगा, तर्क संगत नहीं लगा, तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे? हिज स्टोरी, हिज स्टेटमेंट डिड नॉट एड अप। हिज स्टेटमेंट डिड नॉट एड अप। समझ में आया? एड अप हमने किस तरह से दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज करके बनाया। नेक्स्ट है, लेकिन ज्यादातर एडअप जो होता है सम अप का ही यूज होता है, सम अप के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आंसर फॉर। फ्रेजल वर्ब ये भी है। आंसर फॉर का अर्थ होता है किसी कार्य, गलती या किसी परिणाम के लिए जवाबदेह होना, उत्तरदायित्व लेना। मतलब जवाबदेह होना मतलब क्या? कि आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह से टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड एक्सप्लेन योर एक्शंस। तो जब किसी व्यक्ति को किसी काम, गलती या उसके परिणाम, उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं के लिए जब रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, तो आंसर फॉर का हम यूज करते हैं। आप कह सकते हो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, या बी अकाउंटेबल फॉर, या लाइबल फॉर। ठीक है, तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही हैड टू आंसर फॉर हिज मिस्टेक्स। ही हैड टू आंसर फॉर हिज मिस्टेक्स। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? कि उसे अपनी गलती के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, मतलब जिम्मेदार होना पड़ेगा, या जवाबदेह आपको बताना पड़ेगा, कि आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे हुई। अगर हमें बोलना हो कि उसे अपने बिहेवियर के लिए जवाबदेह होना पड़ा, ठीक है, पास्ट, तो कैसे बोलेंगे? ही हैड टू आंसर फॉर हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है अटेंड ऑन। अगेन ये भी फ्रेजल वर्ब है, अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का अर्थ होता है सेवा करना या देखभाल करना, किसी की आवश्यकताओं का, किसी की जो बेसिक नीड होती है या किसी की नीड का ध्यान रखना, तो वहां पर हम अटेंड ऑन बोलते हैं। सेवा करना, देखभाल करना, टू सर्व और टेक केयर ऑफ समथिंग। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सर्विस, किसी दूसरे व्यक्ति को सर्विस देता है, सेवा करता है, उसकी केयर करता है, देखभाल करता है, या उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है, तो वहां पर हम अटेंड ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, ये सब भी हम बोलते हो इंग्लिश में। फाइन। जैसे कि टू सर्व और टेक केयर ऑफ समवन। एग्जाम्पल देखते हैं, द नर्स अटेंडेड ऑन द पेशेंट। द नर्स अटेंडेड ऑन द पेशेंट। नर्स मरीज मतलब पेशेंट की देखभाल कर रही थी। अटेंडेड है ना, तो कर रही थी होगा। फाइन। अगर हमें बोलना उसने वृद्ध महिला की देखभाल की, तो हम कैसे बोलेंगे? ही और शी अटेंडेड ऑन द एल्डरली वुमेन। जब वृद्ध महिला की बात होती है तो वहां पर हम एल्डरली वुमेन यूज करते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब, ये भी फ्रेजल वर्ब है, जिसका जो है बैक ऑफ। बैक ऑफ करना आपने सुना होगा। बैक ऑफ मतलब होता है पीछे हटना, दबाव या हस्तक्षेप बंद करना, दूरी बना लेना, जिसे आप बोल सकते हो बैक ऑफ कर लेना। तो जब कोई व्यक्ति किसी आर्ग्यूमेंट पे, किसी तरह के डिस्प्यूट पे, किसी बहस पे, किसी स्थिति से पीछे हटता है, विथड्रॉ करता है खुद को, या किसी पर दबाव डालना बंद कर देता है, अगर आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो किसी भी रीजन से और वो आप बंद कर देते हो, तो वहां पर हम बैक ऑफ का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि टू मूव अवे और स्टॉप प्रेशरिंग समवन। यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग हो गया मूव अवे, पीछे हट जाना। सिंपल से आप ये समझो, ही बैक्ड ऑफ फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। वह बहस से पीछे हट गया। बहस कर रहा था, फिर पीछे हट गया। आखिरकार वह पीछे हट ही गया। हम कहते हैं ना, आखिरकार वो पीछे हट ही गया। फाइनली ही बैक्ड ऑफ। कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो पीछे हट गया, तो ही बैक्ड ऑफ या शी बैक्ड ऑफ, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। पुलिस को देखकर भीड़ पीछे हट गई, तो हम कैसे बोलेंगे? द क्राउड बैक्ड ऑफ ऑन सीइंग द पुलिस। ठीक है, तो या अगर हमें बोलना हो कि उसने मुझ पर दबाव डालना बंद कर दिया, उसने मुझ पर, वो किसी रीजन से दबाव प्रेशराइज कर रहा था, वो बंद कर दिया, तो हम कैसे बोलेंगे? ही बैक्ड ऑफ एंड स्टॉप प्रेशरिंग मी। नेक्स्ट है बैक आउट। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने बैक ऑफ पढ़ा था। अब हम ये फ्रेजल वर्ब देखते हैं, बैक आउट करना। ठीक है, बैक आउट मतलब वादा, समझौता या योजना से पीछे हटना। अभी बैक ऑफ का अर्थ होता है पीछे हटना, किसी तरह के हस्तक्षेप करने से, दबाव बनाने से, या किसी से दूरी बना लेना, बैक ऑफ। यहाँ पे बैक आउट का अर्थ होता है अगर आपने किसी से वादा किया है, किसी से समझौता किया है, किसी से एग्रीमेंट किया है, या आपने किसी के साथ प्लान बनाया है और मुकर जाते हो, अपने वर्ड्स देकर मुकर जा रहे हो, पीछे हट रहे हो, तो वहां पर हम बैकआउट बोलेंगे, बैक ऑफ नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉमिस को, किसी समझौते, एग्रीमेंट को, या कोई प्लान बनाता है या किसी को वर्ड देता है, पूरा करने से पहले ही अगर उससे मुकर जाता है, पीछे हट जाता है, तो वहां पर हम बैक ऑफ नहीं, बैकआउट का प्रयोग सही मानते हैं, ज्यादा सही मानते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब।
फाइन। टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, एग्रीमेंट और प्लान, और जहां बैक ऑफ का क्या था, टू विड्रॉ, टू मूव अवे और स्टॉप प्रेशरिंग समवन। दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। तो बैकअप बोल रही हूँ, बैकआउट हो गया। अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पे समझना हो, ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट, ही बैक्ड आउट फ्रॉम द ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह एग्रीमेंट, समझौता करके पीछे हट गया। नेक्स्ट वन इज बैकअप। बैकअप फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है किसी का बैकअप होना। आपने सुना होगा ना, समर्थन करना, या आप कभी कभी प्रमाण देना, बैकअप बनाना, पीछे जाना, किसी के पीछे रहना, सपोर्ट भी आप बोल सकते हो, तो उससे हम बैकअप बोलते हैं। या आप कभी कभी डेटा वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में जो टेक्नोलॉजी में यूज होता है डेटा वगैरह, तो उसका बैकअप रखना, ठीक है, ये भी इस सेंस में भी यूज होता है। तो बैकअप का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या किसी विचार का सपोर्ट करना, समर्थन देना, उसको किसी बात के लिए एविडेंस देना, यहाँ पे भी यूज हो सकता है। या आप किसी डेटा वगैरह की कॉपी जब आप बनाकर सुरक्षित रखते हो तो बैकअप उसको बोलते हैं। या आप कोई प्लान है, एक प्लान कहते हैं ना, बैकअप प्लान है क्या, ऐसे भी आप यूज करते हो। तो बैकअप का ये अर्थ होता है टू सपोर्ट समथिंग, प्रोवाइड प्रूफ और मेक अ कॉपी ऑफ डेटा। इस तरह से हम यूज करते हैं। सपोर्ट हो गया, कंफर्म हो गया, कॉपी डेटा हो गया, ये सारे इसके मीनिंग हो जाते हैं। इंग्लिश एग्जाम ओरिएंटेड मीनिंग है ये। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बैक्ड अप माई स्टेटमेंट, ही बैक्ड अप माई स्टेटमेंट, उसने मेरे बयान का यहाँ पर क्या हो गया, समर्थन किया, ठीक है, सपोर्ट किया। हमारा अगला वर्ड है इम्पर्सनलाइज्ड। इम्पर्सनलाइज्ड के जो स्पेलिंग है इसको ध्यान में रखिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मिस स्पेल्ड वाले सेक्शन में ये पूछा जाता है। इम्पर्सनलाइज्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत पहचान, जिसे आप पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हो, या भावनात्मक जुड़ाव, मतलब जो इमोशनल कनेक्शन है उससे रहित, मतलब उससे हटकर, ठीक है। तो इम्पर्सनलाइज्ड का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है या इमोशनल कनेक्शन है को हटा दे, मतलब उसके बिना, तो इससे वह अधिक न्यूट्रल होता है, फॉर्मल होता है, या मैकेनिकल वो चीज हो जाता है, इम्पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। तो इम्पर्सनलाइज्ड मीन्स मेड लेस पर्सनल और विदाउट इंडिविजुअल आइडेंटिटी और इमोशन। तो वहां पर हम इम्पर्सनलाइज्ड यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, डिटैच होना, अनपर्सनल, न्यूट्रलाइज्ड, ये सारे इसके सिनोनिम, एज अ सिनोनिम आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द सर्विस फेल्ट इम्पर्सनलाइज्ड, द सर्विस फेल्ट इम्पर्सनलाइज्ड, इसका अर्थ क्या हुआ, सेवा में जो व्यक्तिगत जुड़ाव है वो मतलब कि उसकी कमी है, उससे रहित है। यहाँ पर क्या हो गया, निजी स्पर्श, ठीक है, कनेक्शन। फाइन। फिजिकल टच। नेक्स्ट वन इज इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट एक नाउन है और इसका अर्थ होता है लागू करवाना या पालन सुनिश्चित करना। लागू करवाना या प्रवर्तन भी आप बोलते हो, लागू करवाना या पालन सुनिश्चित करना। तो इन्फोर्समेंट का मीनिंग होता है जब आप रूल, कोई लॉ हो, कोई ऑर्डर हो, कोई पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करना होता है, मतलब पालन जो है उसका सुनिश्चित हो रहा है, करवाना होता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट अ लॉ, रूल और ऑर्डर इज ओबेड, मतलब पालन हो रहा हो या अगर उसे करवाना हो तो उस चीज को सुनिश्चित करने को हम इन्फोर्समेंट कहते हैं। यानी कि केवल नियम या रूल बनाना नहीं, बल्कि उसे इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी रूप से लागू करवाना इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट इस सेंस में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आप एज अ एग्जाम्पल देखें तो गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल, द गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, सरकार ने रूल्स, नियमों के इन्फोर्समेंट को सख्त किया, मतलब उसके पालन को सख्त करवाया, कि इसको सख्ती से लागू करवाएं, ये सेंस है यहाँ पर, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है नेक्सस। नेक्सस नाउन है और इसका अर्थ होता है गठजोड़ या जुड़ाव। गठजोड़, संबंध, कड़ी भी आप बोलते हो, गठजोड़, जुड़ाव बोलते हो, ठीक है। कनेक्शन होता है, ये एक लिंक होता है बिटवीन पीपल, थिंग्स और इवेंट्स। तो नेक्सस आपने सुना होगा ना कि इनके नेक्सस वहां तक हैं, मतलब इनका जुड़ाव, इनका कनेक्शन वहां तक है, ये सेंस आता है। तो नेक्सस का अर्थ होता है लोगों के बीच, घटनाओं के बीच, संगठनों के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक कनेक्शन, एक लिंक, एक बॉन्ड, ठीक है। जैसे आपने न्यूज वगैरह में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका जनरली यूज अक्सर आपको एज अ अलायंस या छिपे हुए संबंध के लिए भी यूज होते हुए दिखता होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे अलायंस भी बोल सकते हो आप, या आप ये बोल सकते हो कि एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, एक लिंक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस डिस्कवर्ड अ क्रिमिनल नेक्सस। द पुलिस डिस्कवर्ड अ क्रिमिनल नेक्सस, पुलिस ने क्रिमिनल अपराधियों के संबंध का या लिंक का पता लगाया, संबंध का, जुड़ाव का पता लगाया कि उनका जो क्रिमिनल का जो कनेक्शन है
और भी है, तो वहां पर हम नेक्सस वर्ड का यूज करेंगे। हमारा अगला वर्ड है सेल्फ राइचियस। सेल्फ राइचियस, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अपने आप को मोरली, नैतिक रूप से श्रेष्ठ समझने वाला। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को मोरली हमेशा करेक्ट समझता है। अ सेल्फ राइचियस पर्सन बिलीव दैट दे आर मोरली बेटर एंड मोर करेक्ट देन अदर्स। तो सेल्फ राइचियस उस व्यक्ति को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं, या वैसा व्यक्ति होता है जो यह मानता है कि वो हमेशा हमेशा सही, मोरली और सुपीरियर हो। मतलब दूसरों को गलत, या हमेशा वो जनरली ना दूसरों को गलत ठहराता है, या अपने आप से अपने उसकी खुद के दिमाग से सामने वाले को समझता है कि ये कमतर दिमाग का है। तो इस तरह का जो नेचर होता है, इस तरह की जो बिहेवियर होती है, तो उस तरह के पर्सन को हम सेल्फ राइचियस वर्ड से डिनोट करते हैं। फाइन, जैसे कि पीपल डिसलाइक्ड हिज सेल्फ राइचियस एटीट्यूड। जो लोग हैं उसकी सेल्फ रिचियस मतलब कि नैतिक, अपने आप को सुपीरियर समझने वाला, नैतिक मोरली हमेशा करेक्ट समझने वाले एटीट्यूड को पसंद नहीं करता है। फाइन, तो जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि वह हर बहस में खुद को हमेशा सही मानने वाला बन जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे कि ही बिकम सेल्फ रिचियस इन एवरी आर्ग्यूमेंट। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।